वेलकम टू रिलायबल न्यूज एनालिसिस। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। डॉक्टर अशोक कुमार की तरफ से वी आर एट दिस टाइम इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। इट्स एनसीईआरटी बुक क्लास 10 and its first chapter is the rise of nationalism in Europe. Dear students, क्लास 10 के जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए ये अत्यंत आवश्यक है। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन को आप शुरू से अंत तक सीरियसली सुनते हैं और सभी निर्देशों का पालन करते हैं तो कोई भी आपको 95% मार्क्स से ऊपर लाने से नहीं रोक सकता। मेरे द्वारा पढ़ाए गए लाखों स्टूडेंट्स पूरे देश में 95% से लेकर 100% मार्क्स तक ला चुके हैं। यूरोपियन हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज और बीए इत्यादि के स्टूडेंट्स के लिए, और जो खास करके जो बीपीएससी, यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफी उपयोगी है। अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी यह बिल्कुल एक संजीवनी के समान है। इस कारण से कृपया इस वीडियो को और यह सीरीज ऑफ वीडियोज जो नेशनलिज्म इन यूरोप से संबंधित है तो उसका आप गहराई से अध्ययन करें, मेरे द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें। आपकी सफलता 100% होगी, इसकी गारंटी है। आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग स्टडी कर रहे हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में एरिस्टोक्रेसी का बोलबाला था। एरिस्टोक्रेसी मीन्स प्रिविलेज्ड क्लास। ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में एरिस्टोक्रेट्स का बोलबाला था, जो प्रिविलेज्ड थे बाय बर्थ, जिनको जन्म के आधार पर ही विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिनकी बड़ी बड़ी जागीरें गांवों में होती थी और जिनके मकान शहरों में होते थे। एरिस्टोक्रेट्स शान शौकत और भोग विलास की जिंदगी व्यतीत करते थे। शहरों में रहकर ऐशो आराम, राग रंग और भोग विलास की जिंदगी व्यतीत करते थे और गांव में उनके जागीर होते थे, स्टेट्स। इन जागीरों में खेती करने का काम सर्फ्स यानी कमी यानी दास, एक प्रकार का स्लेव, जो मुफ्त में काम करते थे इनके खेतों में, उनको कोई इसके बदले वेजेज यानी सैलरी इत्यादि नहीं मिलती थी। तो ये लोग थे एरिस्टोक्रेट्स। ये बाय बर्थ, जन्म से ही प्रिविलेज होते थे। सभी लैंड के ऊपर तो इनका होल्डिंग था ही, साथ ही साथ सभी प्रशासन के ऊंचे ऊंचे पद और सेना के ऊंचे ऊंचे पद इनके लिए रिजर्व माने जाते थे। इनकी आय के सोर्स काफी अधिक थे। ये किसानों से, सर्व से, विद डिफरेंट टाइप्स का टैक्सेस, खास करके मैनोरियल ड्यूज कहा जाता था। जो टैक्स ये वसूल करते थे किसानों से उसको मैनोरियल ड्यूज कहा जाता था। मैनोरियल ड्यूज मतलब मेनर का ड्यूज। मेनर हाउस कहा जाता था। ये जो फ्यूडल लॉर्ड जिस हाउस में रहते थे उसको मेनर हाउस कहा जाता था। इनके एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव क्षेत्र को कहा जाता था मेनर। तो इनके प्रभाव क्षेत्र में, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो लोग रहते थे उनको मेनोरियल ड्यूज देना पड़ता था। और ये लोग बिल्कुल टैक्स फ्री थे। इनके आय के साधन काफी अधिक थे, लेकिन इनको कोई टैक्स नहीं सरकार को देना पड़ता था। उल्टे ये जनता के ऊपर नाना प्रकार के टैक्स लगाया करते थे। इनके आय के साधन काफी अधिक थे, लेकिन इनके व्यय के साधन उससे भी काफी अधिक थे। यानी ऐशो आराम, भोग विलास, राग रंग, वेश्यावृत्ति, जुआ, शराब इत्यादि विभिन्न प्रकार के एडिक्शंस में यानी व्यसनों में ये दिन रात तल्लीन रहा करते थे। इस कारण से इनकी आय के साधन तो काफी अधिक थे,
लेकिन इनके खर्च उससे भी अधिक थे। ये अहंकार में डूबे रहते थे। ये जन सामान्य के लोगों को नफरत की दृष्टि से देखते थे, जिसके चलते आम लोगों में नॉबल्स के प्रति, एरिस्टोक्रेट्स के प्रति घृणा का भाव था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने सचमुच कहा भी था कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यह क्वेश्चन नेपोलियन बोनापार्ट का था और उसी ने इसका आंसर दिया, और वो कहा इट वाज नथिंग बट द प्राइड ऑफ द नॉबल्स। यानी नॉबल्स यानी एरिस्टोक्रेट्स का प्राइड, घमंड ही मुख्य कारण था। वो जो आम लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, आम लोगों के दिन रात की कठिन मेहनत के ऊपर ये जो अमन चैन की बंसी बजाते थे, फिर भी आम लोगों को नफरत की दृष्टि से देखते थे। इसी कारण से लोगों में असंतोष था। फ्रांस में और यूरोप के अन्य भागों में लोग इनके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उतारू रहते थे। सबसे पहले फ्रांस में इनके विरुद्ध विद्रोह हुआ और सफलतापूर्वक 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। एरिस्टोक्रेट्स पूरे यूरोप में फैले हुए थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रांस में थे। यूरोप के विभिन्न भागों में एरिस्टोक्रेट्स फैले हुए थे और एरिस्टोक्रेट्स की जीवन पद्धति मिला जुला करके लगभग सेम थी। ये शहरों में रहते थे, इनके घरों की लड़कियां भी पढ़ी लिखी रहती थी। एक देश के एरिस्टोक्रेट दूसरे देश के एरिस्टोक्रेट से टाई अप में रहते थे, यानी रिलेशनशिप में रहते थे। इनका मैरिज रिलेशनशिप होता था। एरिस्टोक्रेट्स एक देश से दूसरे देश में भी जाकर शादियां करते थे। एरिस्टोक्रेसी के घरों में लड़कियां भी शिक्षित होती थी। एरिस्टोक्रेट्स जो है वो फ्रेंच भाषा बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए। विभिन्न राजाओं के साथ या ऑफिशियली ये लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। और इस तरह से एरिस्टोक्रेट्स फैले हुए थे यूरोप के विभिन्न भागों में, लेकिन इनके जीवन स्तर में, इनके लाइफ स्टाइल में एक प्रकार की समानता थी। यानी सभी एरिस्टोक्रेट्स जनता का शोषण करते थे। सभी एरिस्टोक्रेट्स के इनकम के साधन काफी अधिक थे। सभी एरिस्टोक्रेट्स भोग विलास, ऐश्वर्य, राग रंग और वेश्यावृत्ति, जुआ इत्यादि में तल्लीन रहा करते थे। सभी एरिस्टोक्रेट्स के जीवन का एकमात्र उद्देश्य जन साधारण वर्ग के लोगों का शोषण करना रहता था। तो सभी एरिस्टोक्रेट्स का गांव में लैंड रहता था और शहरों में घर रहता था। और इनके सभी एरिस्टोक्रेट्स के बीच मैरिज रिलेशनशिप रहता था, यानी ये शादियां करते थे दूसरे देशों के एरिस्टोक्रेट्स के साथ भी। सेंट्रल यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में एरिस्टोक्रेट्स ज्यादा पावरफुल थे। यहां सर्फ्स का और पीजेंट्स का व्यापक पैमाने पर शोषण होता था। इनकी स्थिति काफी दयनीय थी। सर्फ्स और पीजेंट्स दिन रात, सुबह से लेकर के शाम तक कठिन परिश्रम करते थे, कठिन कार्य करते थे, लेकिन इसके बाद भी वो भूखे और नंगे रहा करते थे। यानी इन स्पाइट ऑफ देयर टॉयल, हार्ड लेबर, यानी दे वर डूइंग टॉयल, यानी काफी कठिन परिश्रम करते थे फार्मर्स और सर्फ्स, लेकिन उसके बाद भी वो भूखे नंगे रहते थे। दे वर हाफ फेड एंड हाफ क्लैड। जनसंख्या का अधिकांश भाग किसानों और सर्फ लोगों का ही था। सर्फ लोगों को स्लेव थे और उनसे काम कराया जाता था, लेकिन उनको कोई वेजेज, कोई मजदूरी वगैरह नहीं दी जाती थी। लेकिन वेस्टर्न यूरोप में स्थिति में कुछ अंतर था। वेस्टर्न यूरोप में डेमोक्रेसी का कुछ कुछ प्रचार प्रसार हुआ था और इस कारण से वेस्टर्न यूरोप में एरिस्टोक्रेसी उतना पावरफुल नहीं था जितना सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में एरिस्टोक्रेसी पावरफुल था। तो वेस्टर्न यूरोप में स्मॉल फार्मर्स इत्यादि होते थे और एरिस्टोक्रेट्स के स्टेट्स कम संख्या में होते थे, लेकिन फिर भी मिला जुला करके समाज का अधिसंख्य भाग किसानों और मजदूरों का और सर्फ यानी दासों का, स्लेव का ही होता था। वेस्टर्न यूरोप में
इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी प्रारंभ हो गया, जिससे सिचुएशन में चेंज आने लगा। वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल टुक प्लेस इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का यद्यपि फॉर्मली मीन्स थ्योरेटिकली स्टार्ट तो हुआ फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी यानी 1700 से 1750 ईस्वी के बीच, लगभग 1733 ईस्वी के आसपास से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ, ऐसा समझा जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ आपको लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी में, यानी 1750 से लेकर 1800 ईस्वी के यानी लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी में वास्तविक तौर पर इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का प्रारंभ हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के प्रारंभ होने से समाज में इंडस्ट्रियलिस्ट का एक नया वर्ग पैदा लिया। अ न्यू क्लास ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट केम इनटू बीइंग। अनदर थिंग, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ट्रेड डेवलप्ड। ट्रेड एंड कॉमर्स के डेवलपमेंट के साथ एक और बात हुई, सिटीज का इमरजेंस होने लगा, शहरों का उदय होने लगा। जब खरीद बिक्री यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की खरीद बिक्री जब शुरू हो गई तो कुछ लोग कृषि का काम छोड़ करके सामान को खरीदने बेचने लगे। ऐसे लोगों को व्यापारी यानी ट्रेडर कहा गया। ये लोग जिस जगह पर रहने लगे उस जगह को शहर यानी सिटी, टाउन्स इत्यादि कहा जाने लगा। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सिटीज को प्रमोट किया, टाउन्स को प्रमोट किया, शहरों का उदय हुआ। और जब शहर का उदय हुआ तो शहर में ज्यादातर लोग ऐसे थे जो खेती और पशुपालन का काम नहीं करते थे, वो ट्रेड का काम करते थे, इंडस्ट्री का काम करते थे, अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज का काम करते थे। और इन लोगों के पास पैसा था, इन लोगों के पास पैसा था, इन्होंने नॉलेज को बढ़ावा दिया, इन्होंने पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा दिया, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि इनके पास पैसा था। और इस तरह से एक पढ़े लिखे लोगों का भी वर्ग समाज में पैदा ले लिया। अ न्यू एजुकेटेड क्लास स्टार्टेड टू इमर्ज इन यूरोपियन सोसाइटी। ये जो ट्रेडर का क्लास, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का क्लास और ये जो एजुकेटेड लोगों का क्लास, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जब ट्रेड, कॉमर्स, सिटीज या डिफरेंट अदर टाइप के ऑफिसेज का इमर्जेंस हुआ तो इससे क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप के ऑफिसेज, ऑफिशियल्स इत्यादि का भी पोस्ट क्रिएट होने लगा। यानी समाज में क्लर्क, चपरासी, डॉक्टर, एडवोकेट या अदर ऑफिशियल्स का पोस्ट क्रिएट होने लगा। और इस तरह से ये टोटल को मिला करके एडवोकेट, डॉक्टर, टीचर, क्लर्क, चपरासी, प्यून, स्टूडेंट्स, ये सबों को मिडिल क्लास के नाम से जाना गया। ये एजुकेटेड मिडिल क्लास था। दूसरा मिडिल क्लास का एक पार्ट था आपको बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर, शहर के लोग, ये सब भी मिडिल क्लास के अंतर्गत थे। तो मिडिल क्लास का इमरजेंस वेस्टर्न यूरोप में पहले शुरू हुआ और इसका कारण था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल टुक प्लेस इन इंग्लैंड एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड फॉर्मली, प्रैक्टिकली इन लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी। तो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, हालांकि यूरोप के अन्य भागों में धीरे धीरे करके इंग्लैंड से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का प्रचार प्रसार होने लगा, लेकिन इंग्लैंड से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अन्य यूरोपीय देशों में प्रचार प्रसार होने में वक्त लगा। और यहां तक कि कुछ देशों में तो 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन धीरे धीरे पहुंचना प्रारंभ किया। लेकिन वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के प्रारंभ होने से एक मिडिल क्लास का राइज हुआ और ये मिडिल क्लास के लोग पढ़े लिखे भी थे, ये इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी थे। इन्होंने एरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेजेस का विरोध किया। एरिस्टोक्रेसी का जो प्रिविलेज था, बाई बर्थ था, जन्म के आधार पर था, जन्म के आधार पर उसको टैक्स फ्री कर दिया गया था। वो जनता के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाते थे। ये सब जो प्रिविलेजेस था, उनके लिए जो प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पद रिजर्व रखे जाते थे, सेना में ऊंचे ऊंचे पद रिजर्व रखे जाते थे, ये सब का ये मिडिल क्लास ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ मींस इमर्जेंस ऑफ
इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। वेस्टर्न यूरोप में इसने क्या किया कि एरिस्टोक्रेसी के डाउनफॉल का, फ्यूडलिज्म के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस तरह से इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेज हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड in the second half of 18th century, but in France and parts of Germany it occurred only during the 19th century. तो न्यू सोशल ग्रुप्स के इमरजेंस से क्या हुआ कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन का इमरजेंस हुआ, मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ, इंटेलेक्चुअल क्लास का इमरजेंस हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट का इमरजेंस हुआ, बिजनेसमैन का इमरजेंस हुआ, प्रोफेशनल्स का इमरजेंस हुआ। और इन लोगों ने, मिडिल क्लास के लोगों ने एरिस्टोक्रेसी का, एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का विरोध करना शुरू कर दिया, और जिसका परिणाम हुआ कि नेशनलिज्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। यानी यूरोप में नेशनलिज्म के प्रचार प्रसार का एक प्रमुख कारण था इमरजेंस ऑफ सिटीज, एक प्रमुख कारण था डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन यूरोप, एक प्रमुख कारण था राइज ऑफ मिडिल क्लास इन यूरोप। मिडिल क्लास के इमरजेंस के साथ ही साथ नेशनलिज्म का प्रचार प्रसार हुआ, साथ ही साथ मिडिल क्लास के लोगों ने एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन वर्ग, अभिजात्य वर्ग के विशेषाधिकारों यानी प्रिविलेजेज का भी विरोध करना प्रारंभ कर दिया। एक मिनट, और ये एरिस्टोक्रेसी के जो प्रिविलेजेज थे, इसको नर्चर कौन कर रहा था, इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा था? एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म, निरंकुश राजतंत्र एरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेजेस का पोषण कर रहा था, उसको प्रोटेक्शन दे रहा था। और इस कारण से एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म को उखाड़ फेंकने का एक आंदोलन पूरे यूरोप में स्टार्ट हुआ। जो मूवमेंट फ्रांस में स्टार्ट हुआ वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया, और पूरे यूरोप में एरिस्टोक्रेसी का, फ्यूडल प्रिविलेजेस का और एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का जो है नाश होने लगा। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो अभी जिक्र कर रहे थे हम लोग कि राइज ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का जब इमरजेंस हुआ तो मिडिल क्लास के लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग पैदा लिया। हम लोग पिछले एपिसोड में ही जिक्र कर चुके हैं कि नेशनलिज्म का तात्पर्य होता है नेशन के प्रति डिवोशन, नेशन को सुपीरियर दिखलाने का फीलिंग, अपने नेशन के प्रति लव, अपने नेशन के प्रति अफेक्शन, अपने नेशन के प्रति सैक्रिफाइस को नेशनलिज्म कहा जाता है। तो नेशनलिज्म का फीलिंग सबसे पहले यूरोप में जो है राइज होने लगा, वेस्टर्न यूरोप में, और एमंग मिडिल क्लास के लोगों में ये इमरजेंस होने लगा। तो मिडिल क्लास के लोग फ्यूडल प्रिविलेजेस का अंत करना चाहते थे। तो आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब हुआ नेशनलिज्म। तो नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो नेशनलिज्म ये जो स्टार्ट हुआ 19th century में यूरोप में, ये लिबरल नेशनलिज्म था। यहां पर गौर करने की बात है कि नेशनलिज्म का दो पार्ट में आप नेशनलिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, एक को लिबरल नेशनलिज्म और दूसरे को एक्सट्रीम नेशनलिज्म। तो अर्ली पार्ट ऑफ 19th century में लिबरल नेशनलिज्म का प्रचार प्रसार यूरोप में होने लगा। लिबरल नेशनलिज्म के अंतर्गत यूरोप के लोग अपने नेशन के इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते थे, अपने नेशन को सुपीरियर दिखलाना चाहते थे वर्ल्ड में। लेकिन ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ 19th century लिबरल नेशनलिज्म गॉट कन्वर्टेड इनटू एक्सट्रीम नेशनलिज्म, या फिर ये अल्ट्रा नेशनलिज्म या साविनिज्म, एक टर्म है साविनिज्म, ये सब का मतलब होता है उग्र राष्ट्रवाद। तो एक्सट्रीम नेशनलिज्म
का डेवलपमेंट हो गया लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में यूरोप में। तो लिबरल नेशनलिज्म के अंतर्गत जहां यूरोप के डिफरेंट नेशंस के लोग, पोल नेशन, चेक नेशन, फिन नेशन, इंग्लिश नेशन, डच नेशन, पोर्तुगीज नेशन, स्पेनियार्ड नेशन, ये सब जो यूरोप के डिफरेंट नेशंस थे, तो ये नेशन के लोग अपने नेशन के हितों, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, प्रमोट करना चाहते थे। लेकिन ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी लिबरल नेशनलिज्म गॉट कन्वर्टेड इनटू एक्सट्रीम नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म या सॉवेनिज्म। इसका परिणाम हुआ कि डिफरेंट नेशंस के लोग अपने नेशन को सुपीरियर दिखलाने के लिए, अपने नेशन को सबसे पावरफुल दिखलाने के लिए किसी भी कीमत पर जा सकते थे, किसी भी प्रकार का सुकर्म और कुकर्म, अच्छा काम और गलत काम कुछ भी कर सकते थे। और इसकी परिणति हुई कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म के कारण यूरोप के डिफरेंट नेशंस में आपस में ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, मतभेद और कॉन्फ्लिक्ट्स, कलह इत्यादि का प्रारंभ हुआ। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो स्टार्ट हुआ, ये छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते होते अंतोगत्वा many battles took place in different parts of Europe and ultimately it led to the First World War of 1914। तो इस तरह से नेशनलिज्म का राइज जहां यूरोप को एक नई दशा और दिशा दिया, यही नेशनलिज्म के राइज ने अंतोगत्वा 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। तो सबसे पहले हम लोग जो है लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं कि द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम लैटिन रूट, यानी लैटिन वर्ड है लिबर, और लिबर का मतलब होता है फ्री, यानी स्वतंत्र। तो इसका मतलब हुआ कि अगर लिबरलिज्म का अगर शाब्दिक अर्थ यानी लिबरल मतलब इसका शाब्दिक अर्थ लगाने का प्रयास करें, इटिमोलॉजिकली इसका शाब्दिक मीनिंग पता लगाने का कोशिश करें, तो इसका मतलब होता है स्वतंत्र। तो फॉर द लेकिन यहां पर एक बात है कि लिबरल शब्द का या लिबरल नेशनलिज्म का समाज के अलग अलग वर्गों ने, समाज के अलग अलग वर्गों ने अलग अलग मीनिंग उसका लगाया। जैसे आपने स्टडी किया है कि नेशनलिज्म इन इंडिया में कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, तो उसको समाज के अलग अलग क्लासेज ने अलग अलग नजरिए से देखा, अलग अलग चश्मे से उसको देखा एक ही घटना को। तो यूरोप में भी ठीक ऐसा ही हुआ। लिबरल नेशनलिज्म was defined differently by different sections of society। सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करने का काम किया। तो जरा समझते हैं हम लोग कि कौन कौन क्लास लिबरल नेशनलिज्म का कैसे कैसे इसको डिफाइन करने का प्रयास किया। अपने अपने फायदे के लिए लिबरल नेशनलिज्म शब्द का मीनिंग समझने का प्रयास किया गया। तो फॉर द न्यू मिडिल क्लासेज लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो इस तरह से मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर ऑल, सबों के लिए स्वतंत्रता। नेक्स्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी रूल ऑफ लॉ, और सबों के लिए एक कानून, एक कानून के समक्ष सबों को की समानता। तो ये मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मीनिंग था। समझे बात को? मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मीनिंग था कि कानून के समक्ष समानता, रूल ऑफ लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो लेकिन पॉलिटिकली, अब देखिए पॉलिटिकली इसका क्या मीनिंग लिबरल नेशनलिज्म का समझा गया। तो इट एम्फेसाइज्ड द कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। पॉलिटिकल इसका मीनिंग ये निकाला गया लिबरल नेशनलिज्म का कि एक ऐसी सरकार हो जो कंसेंट की सरकार हो, यानी सहमति की सरकार हो, यानी समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की सहमति से सरकार की स्थापना हो। यानी कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है? एक डेमोक्रेसी की सरकार ही होती है सहमति की सरकार।
एरिस्टोक्रेसी की सरकार तो होती नहीं है, एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म की सरकार तो सहमति की सरकार नहीं होती, किसी की मर्जी से नहीं होती है वो। तो कहीं ना कहीं लिबरल नेशनलिज्म का पॉलिटिकल मीनिंग लगाया जाता था, एक ऐसी सरकार जो सबों की सहमति की सरकार हो, यानी सबों के वोट से यह सरकार बनी हो, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। अब देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूरोप के हिस्ट्री में जब यूरोप का हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ वेरी बिग इंसिडेंट। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसका क्या मीनिंग निकाला गया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान और इसके बाद इसका मीनिंग लगाया गया कि एरिस्टोक्रेसी का अंत, लिबरलिज्म मतलब एरिस्टोक्रेसी का अंत, यानी जो नोबल क्लास का प्रिविलेजेस था उसका अंत। एरिस्टोक्रेट्स भी बिल्कुल एक कॉमन आदमी की तरह रहेंगे, और क्लेरिकल प्रिविलेजेस यानी क्लर्जीमैन को यानी प्रिस्ट को जो प्रिविलेजेस था फ्रांस में और यूरोपियन भागों में, उसका अंत इसका समझा गया मीनिंग। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग यह लगाया गया कि एक सहमति की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ कंसेंट होना चाहिए, साथ ही साथ एरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेजेस का एंड और क्लेरिकल प्रिविलेजेस का एंड। साथ ही साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यह भी अनुमान लगाया गया, यह भी मीनिंग लगाया गया लिबरल नेशनलिज्म का कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सबको इक्वल राइट्स दिए जाएं, और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की स्थापना होनी चाहिए। तो इस तरह से लिबरल नेशनलिज्म को वास्तविक तौर पर डिफाइन करने का काम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद किया गया। एक पार्लियामेंट की स्थापना भी इसका एक मीनिंग था। तो 19th century liberal also stressed the inviolability of private property। तो 19th century में लिबरल नेशनलिज्म का एक मीनिंग यह भी समझा जाता था कि राइट टू प्रॉपर्टी शुड बी एंजॉयड बाय ऑल, यानी राइट टू प्रॉपर्टी सबों को होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि लिबरल नेशनलिज्म का अलग अलग मीनिंग अलग अलग समाज के तबके के द्वारा निकाला जा रहा है। लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट शुड बी एंजॉयड बाय ऑल। नो, इट वाज नॉट कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म के अंतर्गत लोग यूनिवर्सल सफरेज यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इत्यादि की कल्पना नहीं करते थे, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी राइट टू वोट नॉट गिवन टू ऑल द पीपल। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज वेल, द राइट टू वोट वाज नॉट गिवन टू ऑल द पीपल। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द राइट टू वोट वाज एंजॉयड only by propertied middle class। propertied middle class जो प्रॉपर्टी वाले थे, जो टैक्स पेयर थे, जो मालदार लोग थे, उन्हीं को सिर्फ राइट टू वोट दिया गया था। तो विच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज गारंटीड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। लेकिन हां, ये प्रोविजन जो था कि प्रॉपर्टीड मिडिल क्लास को राइट टू वोट दिया जाएगा आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये प्रोविजन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ठीक बाद, यानी जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब जीरोनडिस्ट पार्टी का शासन था, तब ये प्रोविजन था। जब जैकोबिन पार्टी का शासन आया तो रॉबस्पियर, सेंट जस्ट और दांते के नेतृत्व में यह प्रोविजन को चेंज कर दिया गया। इस प्रोविजन को नहीं माना गया और उसने राइट टू वोट रॉबस्पियर और सेंट जस्ट के नेतृत्व में
राइट टू वोट का एक्सपेंशन किया गया और राइट टू वोट वाज गिवन टू नॉन प्रॉपर्टीड मिडिल क्लास एज वेल। चूंकि जैकोबिन पार्टी जो है मुख्य रूप से समाज के लोअर तबके यानी वर्कर्स, कोबलर्स, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, वाशरमैन इत्यादि लोगों का रिप्रेजेंटेशन मुख्य रूप से जैकोबिन पार्टी करती थी। इस कारण से जैकोबिन पार्टी का जब शासन आया फ्रांस में, रॉबespierre, सेंट जस्ट और दांते के नेतृत्व में राइट टू वोट का एक्सपेंशन करके जो नॉन प्रॉपर्टीड मिडिल क्लास थे उनको भी ये राइट टू वोट दिया गया। द मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन वर एक्सक्लूडेड। दूसरी तरफ वीमेन को राइट टू वोट से अलग रखा गया था, वीमेन को माइनर समझा गया था। इवन आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी राइट टू वोट वीमेन को नहीं दिया गया था। साथ ही साथ जो नॉन प्रॉपर्टी लोग थे उसको भी नहीं दिया गया था। जैकोबिन पार्टी के शासनकाल में भी राइट टू वोट जब नॉन प्रॉपर्टी को दिया गया था तब भी वीमेन को इक्वल राइट्स नहीं दिया गया, वीमेन को राइट टू वोट नहीं दिया गया, जिसके चलते वीमेन ने कई क्लब बना करके, कई मैगजीन्स इत्यादि के माध्यम से अपना लेख लिख करके जैकोबिन पार्टी का विरोध किया और इसका परिणाम हुआ कि कई वीमेन लीडर को भी रॉबespierre और सेंट जस्ट के नेतृत्व में जो जैकोबिन पार्टी की सरकार थी उसने मौत के घाट उतार दिया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया। तो ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। लेकिन नेपोलियनिक कोड ऑफ लॉ में तो वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड women to the status of minor, तो सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। नेपोलियन बोनापार्ट के जो कोड ऑफ लॉ था, जिसको नेपोलियनिक कोड ऑफ लॉ या सिविल कोड ऑफ लॉ 1804 के नाम से जाना जाता है, इसमें भी औरतों को राइट टू वोट नहीं दिया गया और औरतों को अगर अनमैरिड है तो फादर के अंदर रखा गया और मैरिड है तो हस्बैंड के अंदर उसको रखा गया। तो इस तरह से औरतों को बराबर, वीमेन को बराबर का अधिकार नहीं दिया गया नेपोलियनिक कोड ऑफ लॉ के माध्यम से भी। तो 19th सेंचुरी में भी और अर्ली 20th सेंचुरी में वीमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन जो है ये ऑर्गेनाइज होकर के आंदोलन करते रहे राइट टू वोट के लिए। वीमेन के द्वारा इसके विरुद्ध चलाया जाने वाला आंदोलन, जिसको फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, यह काफी लंबे समय तक चला। यानी आफ्टर अ काफी लॉन्ग फेमिनिस्ट मूवमेंट इन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज, अल्टीमेटली 20th सेंचुरी में राइट टू वोट वाज गिवन टू वीमेन। तो इस तरह से काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक फेमिनिस्ट मूवमेंट चलने के बाद वीमेन को राइट टू वोट दिया गया। नेक्स्ट, हम लोग लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग समझ रहे हैं और अब लिबरल नेशनलिज्म का एक मीनिंग समझते हैं इकोनॉमिक स्फीयर में, कि बिजनेसमैन के व्यू में लिबरलिज्म का क्या मीनिंग था। तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, यानी मार्केट की स्वतंत्रता। जो बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका मानना था कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब मार्केट की स्वतंत्रता, जो जिस प्रकार का चाहे व्यापार कर सके। एबोलिशन ऑफ स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो स्टेट इंपोज जो रिस्ट्रिक्शंस था, यानी कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी था उसको हटा दिया जाएगा। जो बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका मानना था कि लिबरल नेशनलिज्म का तात्पर्य है कि स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी लिया जाता है, वो समाप्त हो जाएगा और व्यापार स्वतंत्र होकर के करेंगे। एक देश के लोग अपने देश के अंदर विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से व्यापार करेंगे। एक प्रकार की करेंसी होगी, कोई नियंत्रण नहीं होगा, कोई फ्यूडल लॉर्ड का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। तो इस तरह से इंटरनल कस्टम ड्यूटी को हटाना और मार्केट की स्वतंत्रता, ये बिजनेस क्लासेज का, ये ट्रेडर्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का सबसे बड़ा डिमांड था।
आपको 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटी एक कितना बड़ा प्रॉब्लम था यूरोप में। तो जरा इसका एक एग्जांपल हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं कि एक जर्मनी जो अभी देख रहे हैं कि देयर इज वन कंट्री इन द नेम ऑफ जर्मनी, वो एक जर्मनी जो डिवाइडेड था वो 400 से अधिक डचीज में, कैंटन्स में, प्रिंसिपलिटीज में बटा हुआ था। यानी 400 से अधिक छोटे छोटे किंगडम्स में, डचीज में यानी फ्यूडल लॉर्ड के ये शासित क्षेत्रों में, और कैंटन्स यानी मिलिट्री कमांडर्स के द्वारा शासन किए जाने वाले क्षेत्रों में एक जर्मनी डिवाइडेड था। ठीक इसी प्रकार से अनगिनत भागों में इटली डिवाइडेड था। इटालियन लोग अनगिनत पार्ट्स में रहते थे, जिसके अंतर्गत लोम्बार्डी, वेनेशिया, सिसिली, नेपल्स, पर्मा, टस्कनी, मोडेना, रोम इत्यादि कई भागों में डिवाइडेड रहते थे। अब हर एक क्षेत्र का, एक पार्ट का व्यापारी जब चलता था तो दूसरे पार्ट में जाने के लिए उसको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। दूसरा कि हर जगह वेट्स एंड मेजर्स का मेजरमेंट अलग था। हर जगह जो है आपको टैक्सेस देना पड़ता था, इंटरनल कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। हालांकि नेपोलियन ने इस दिशा में प्रयास करने का प्रयास किया था। और तो जर्मन एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century, Napoleon administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. तो नेपोलियन ने 400 से अधिक किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स को 39 स्टेट्स में कन्वर्ट किया था। लेकिन नेपोलियन को भी एक जर्मनी के निर्माण में सफलता की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो 39 स्टेट्स में डिवाइड किया था। दूसरी तरफ ये जो 39 स्टेट्स थे, सबका अलग अलग करेंसी था, सबका अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स था, सबका अपना अपना कस्टम ड्यूटी लिया जाता था, और इस तरह से ट्रेड वाज वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे एक एग्जांपल देखिए कि अगर एक मर्चेंट ट्रेवल करता था 1833 में, 1833 का ये एक एग्जांपल है कि एक मर्चेंट, एक व्यापारी ट्रेवल करता था जर्मनी के 2 शहर में। एक जगह का नाम है हैम्बर्ग, तो हैम्बर्ग से नुरेमबर्ग अपना माल बेचने के लिए जाता था। तो क्या होता था, उसको कितना डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था। तो हिज गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स। हैम्बर्ग नामक जगह से नुरेमबर्ग नामक जगह तक जाने में 11 कस्टम बैरियर्स का सामना करना पड़ता था। 11 कस्टम बैरियर का, हर जगह अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स, हर जगह अलग अलग कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। तो इस तरह से देखिए कि एक कस्टम बैरियर पर 5% टैक्स देना पड़ता था। तो 11 जगह पर अगर कस्टम ड्यूटी देगा तो 11 गुना 5 यानी 55% तो कस्टम ड्यूटी ही दे देना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि 100 रुपया का माल अगर चलेगा तो सही जगह पर डेस्टिनेशन तक पहुंचने में तो वो 55 गुना ज्यादा हो जाएगा, 55 गुना उसका कीमत बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इतना कॉस्टली सामान कितना आदमी खरीद सकेगा। तो पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ about 5% at each one of them. The duties were often levied according to the weights or measures of the goods. So as each region had its own system of weights and measures, involved time consuming. दूसरी तरफ सभी क्षेत्रों का अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स होने, यानी कहीं का 1 किलो बड़ा है, कहीं का 1 किलो छोटा है, कहीं का 1 मीटर बड़ा है, कहीं का 1 मीटर छोटा है, और इस कारण से हर एक जगह पर नापना पड़ता था। और हर एक जगह नापने का परिणाम था कि काफी अधिक टाइम कंज्यूम करता था। तो ट्रेड में टाइम काफी लगता था, इंटरनल कस्टम ड्यूटी काफी देना पड़ता था, और इस कारण से ट्रेड काफी डिफिकल्ट था। तो जब मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जांपल was the L, to which in each region stood for a different length. An L of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 cm of cloth. तो देखिए एक L क्लोथ, एक मान लें इसको मीटर हम लोग अपने भाषा में समझ सकते हैं, तो उसको अगर 54.7 सेंटीमीटर होगा मेंज में,
तो वो हो जाएगा 55.1 सेंटीमीटर न्यूरेमबर्ग में। यानी एक जगह कुछ उसका मेजरमेंट है, दूसरा जगह जाएगा तो मिन्स से न्यूरेमबर्ग में तुरंत बढ़ गया, 55.1 सेंटीमीटर हो गया। और 65.6 सेंटीमीटर हो गया फ्रीबर्ग में, फ्रीबर्ग नामक जगह में तीसरे जगह जाने पर, और फिर उसका मेजरमेंट चेंज हो गया। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो थी ट्रेड के लिए बिल्कुल घातक थी, ट्रेड करना लगभग इम्पॉसिबल था। तो सच कंडीशंस वर व्यूज एज ऑब्स्टेकल्स इन इकोनॉमिक एक्सचेंज। तो अब ये डिमांड किया जा रहा था कि इसका कोई एक सॉल्यूशन होना चाहिए, और नतीजा हुआ कि 1834 में जोलवरिन नाम का एक कस्टम यूनियन का निर्माण किया गया। जोलवरिन नाम का एक कस्टम यूनियन का निर्माण 1834 में किया गया, और फॉर्म्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रसा एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट जर्मन स्टेट्स। तो जर्मन स्टेट्स जिसका सबसे बड़ा मेन पार्ट था प्रसा, तो प्रसा के नेतृत्व में जो है कुछ अरब जर्मन टेरिटरीज ने मिला करके जो है 1834 में एक कस्टम यूनियन यानी कस्टम फेडरेशन का निर्माण किया। इसका नाम हुआ जोलवरिन। जोलवरिन के गठन का मुख्य उद्देश्य था कि एक जगह का माल दूसरे जगह जाए और वेट्स एंड मेजर्स सेम रहना चाहिए, और कस्टम ड्यूटी अलग अलग जगह पर नहीं देने को पड़े फार्मर्स को, ये ट्रेडर्स को। तो देखिए 1834 a custom union or Zollverein was formed at the University of Prussia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. 30 से ज्यादा करेंसी का जो प्रचलन था डिफरेंट जर्मन क्षेत्रों में, उसको घटा करके जोलवरिन ने 2 करेंसी तक लाया। तो इस तरह से करेंसी की संख्या कम कर देने से ट्रेडर के लिए ट्रेड करना आसान हुआ, और इसके दिशा में जर्मन क्षेत्रों का एक इकोनॉमिक यूनिफिकेशन करने का एक प्रयास किया गया 1834 में जोलवरिन के द्वारा। तो क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड। बाद में रेलवे के विकास के चलते ट्रेड का और अधिक डेवलपमेंट हो सका, क्योंकि रेलवे की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह तक माल लाना ले जाना आसान हो गया। और अंततः जब यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का या इटली का, तो इससे इकोनॉमिक नेशनलिज्म को काफी बढ़ावा मिला। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जो है लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।